Hello students, welcome back again. Plus 1 class geography chapter number 14, movements of ocean water. Okay, part number 4. Important question of this chapter. Question first is here, very most important question. Describe the geographical effect of tides. अब इसके इफ़ेक्ट्स बताने हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पूछे जाते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टाइड्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टाइड्स. ठीक है, दोनों को मिक्स करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 में भी पूछा जाता है. ठीक है, 3 और 5 में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है. तो डिस्क्राइब द जोग्राफिकल इफेक्ट ऑफ द टाइड्स, कि टाइड्स के जो भौगोलिक रूप से क्या क्या इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं. तो फर्स्टली एडवांटेजेस, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. टाइड्स कीप द कोस्ट क्लियर ऑफ ऑल द वेस्ट एंड रिफ्यूज ऑफ पोर्ट्स. ठीक है, अब टाइड्स आते हैं तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि जब भी टाइड्स आते हैं तो कोस्टल एरिया होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है. उसमें जो वेस्ट होता है, रिफ्यूज ऑफ द पोर्ट्स पार्ट होता है, पोर्ट आपको पता है पत्तन होते हैं. ठीक है, जहाँ बंदरगाहें होती है, हार्बर जिसको बोलते हैं, उस एरियाज़ को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं. क्योंकि जब एकदम पानी साथ आता है तो उसके कोस्टल एरिया पे जितने भी यानी वहाँ पर जो गंदगी वगैरह होती है, जो भी होती है, एकदम से फिर वापस जाते समय उसको बहा कर ले जाता है. तो कोस्टल एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है. ये एक मेन इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज था इसका टाइड का. नेक्स्ट है, टाइड्स कीप द वाटर इन मोशन. ठीक है, टाइड्स आपको पता है कि मोशन में रखता है पानी को, इधर उधर यानी कि मोशन कराता है. एंड सो ओशियन वाटर डज नॉट फ्रीज. इसकी वजह से कभी भी ओशन वाटर फ्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनमें वेव्स और लेयर्स बनती रहती हैं. ठीक है, तो इससे क्लियर है कि वो फ्रीज नहीं हो सकता. नंबर 3 है, टाइड्स हेल्प सम ऑफ द रिवर्स इन मेकिंग नेविगेबल सच एज द एस.टी. लॉरेंस, हुगली एंड हडसन और एस.टी. लॉरेंस ये वर्ल्ड की एग्जाम्पल यहाँ पर है. हुगली है वो इंडिया का है जो कोलकाता में है. इट मीन्स क्या है कि जब टाइड्स आते हैं तो क्या होता है आपको पता है कि इनलैंड वाटरवेज ओपन हो जाते हैं, जिनमें बड़े बड़े शिप्स हैं वो इनसाइड तक चले जाते हैं. जैसे कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 इंडिया का है, वो आपको पता है जो हुगली रिवर जो है वहाँ से है. ठीक है, हल्दिया से और इलाहाबाद, ठीक है, उस जगह से लिया गया है इसको. तो इसी तरह से एस.टी. लॉरेंस है और हडसन है, ये भी दोनों ही ऐसे जो एरिया हैं जहाँ से पूरी तरह से कोस्टल एरिया जहाँ है वहाँ के साथ जो लैंड पार्ट के साथ जुड़ी हुई जो रिवर्स हैं, हडसन और ये लॉरेंस जो हैं, ये रिवर है, ये हडसन खाड़ी है, बे है ये. ठीक है, तो ये दोनों ही उस समय नेविगेबल हो जाती है. इसमें आराम से यानी कि शिप्स को अंदर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि पानी का लेवल हाई हो जाता है तो शिप्स को अंदर ले जाया जा सकता है. नंबर 4, टाइडल फोर्स में बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज द फ्रांस एंड जापान. फ्रांस और जापान जैसे कंट्रीज़ में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वहाँ से टाइडल एनर्जी को आराम से यूज़ किया जाता है. यानी कि टाइडल जो फोर्स होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी कि टाइडल एनर्जी जिसको कहते हैं. ठीक है, फ्रांस एंड जापान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूटेबल जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर हैं. नंबर 5, टाइड्स ब्रिंग मैनी सेल्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द ओशियन. ये क्लियर है, जब टाइड्स आते हैं तो वो ओशियन वाटर एकदम से रोजअप होता है, ऊपर उठता है और वो कोस्टल एरिया की तरफ फैलने लगता है. ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि पानी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसको हम सेल्स को आप जानते होंगे, जो ओशियन में जो मिनरल्स टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे सेल होते हैं, जैसे डेड एनिमल्स के जो सेफ्टी कवर टाइप होते हैं इस तरह के. ठीक है, उनको सेल बोलते हैं. और कवक जिसको कहते हैं, ठीक है, कवक भी बोलते हैं इनको. एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स वगैरह हैं, या जिसमें जो भी हैं जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, आप समझ पा रहे हैं, जल में रहने वाले. ठीक है, वो डेड एनिमल्स होते हैं या लिविंग लाइव वाले होते हैं, उन सभी एक साथ वो कोस्टल एरिया तक आ जाते हैं. एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द ओशन, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. कहने का मतलब डिफरेंट टाइप की शिप्स हैं, ये जहाज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये फिशेज़ की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की जो फिशेज़ है वो भी वहाँ पर कोस्टल एरिया पर आ जाती है.
और भी डिफरेंट टाइप के जो कुछ एक ऐसे जो मिनरल्स हैं जो सेल से बने होते हैं, कुछ लोग उनको वहाँ से जो कोस्टल एरिया से उनको डिगिंग करके वहाँ से निकालते रहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिस्टलाइज होती हैं, चमकीली होती हैं, वो भी कोस्टल एरिया तक आ जाती है। तो कहने का मतलब सेल, एनिमल और अदर्स थिंग्स होती है ओशन से ऑटोमेटिकली आराम से वो कोस्टल एरिया पर मिल जाती है। टाइड के वापस जाने के बाद वहाँ पर उसको कलेक्ट करने वाले लोग लग जाते हैं। ठीक है, उठाने वाले उनको सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, सेल मतलब बेचना, और एक ये सेल्स हैं, ये हैं जो कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं वो। ठीक है ना, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के जो सेफ्टी कवर होते हैं। ठीक है, टाइड्स हेल्प मैनी बिग शिप्स टू रीच द पोर्ट लोकेट इन सैलो वाटर। बिल्कुल सही है, जहाँ पर पानी कम होता है तो जो शिप्स होती हैं उनके आने पर उनके कोस्टल एरियाज़ को वहाँ पर बिल्कुल साफ़ किया जाता है, वहाँ पर मड जम जाता है और उसको मशीनों से साफ़ करके तब उन सभी जितने भी जो ये शिप्स हैं इनको पोर्ट तक लाया जाता है, यानी कि डीपली वाटर बना करके। ठीक है ना, और ये क्या है कि टाइड जब आते हैं तो उस समय इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है, वाटर लेवल अप हो जाता है और ऑटोमेटिक वहाँ पर उनको यानी कि शिप्स को लाया जा सकता है। एट हाई टाइड्स शिप्स कैन एंटर द हार्बर। अभी मैंने बताया कि हाई टाइड्स आते हैं तो उस समय तो पूरी तरह से जो शिप्स होते हैं वो अंदर की साइड तक चले जाते हैं, यानी कि एक लैंड पार्ट ऐसा होता है जिसमें अंदर की साइड तक पूरी तरह से एक कटाव किया जाता है, जिसके अंदर 3 साइड में लैंड पार्ट टच हो जाता है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह के हार्बर होते हैं। और जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट में 1 साइड वाटर होता है, 1 साइड में लैंड पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हार्बर एरियाज़ तक पूरी तरह से वहाँ पर आराम से शिप्स पहुँच जाते हैं। कोलकाता और लंदन इसके गुड एग्जाम्पल हैं। ये तो सभी थे एडवांटेजेस। अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस की बातें। ओके, डिसएडवांटेजेस, टाइड्स आर समटाइम्स हार्मफुल फॉर शिप्स एंड बोट्स। क्लियर है, और बोट्स के लिए तो बिल्कुल ही है। बोट्स जैसे कि अभी हमने कहा कि इनलैंड पार्ट में जो शिप्स होते हैं वो चले जाते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं टाइड्स। बट उस समय टाइड जब आते हैं तो उसमें बोट्स जो छोटी वाली बोट होती है, नाव, उनको चलाते हैं तो वो सिंक हो सकती हैं, डूब सकती हैं, क्योंकि उनका जो लेवल होता है एकदम से टाइड्स का हाई होता है, वो एकदम से अप और डाउन करती हैं पानी को बहुत ज़्यादा, तो उसमें शिप्स वो बिल्कुल ही पलट जाती हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल है और बोट्स के लिए तो है ही है। ठीक है, तो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो भी कई बार इसके साइक्लोन में इफ़ेक्ट होकर के जब टाइड्स आते हैं तो ऑटोमेटिक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस बन जाता है और वो सिंक हो जाते हैं। टाइड्स चेक द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टाज। ये क्लियर है, जो टाइड्स होते हैं वो जब ज्वार यानी कि ज्वार आता है, टाइड आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टाज, चेक द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टाज, मतलब कि डेल्टा जहाँ बने रहते हैं उनको काटती रहती है। चेक द फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर कि जो उसकी बनावट होती है डेल्टा की, उसको वो ख़राब करती रहती हैं, यानी कि टकराता है वो पानी डेल्टा के, एकदम से बार बार टकराता रहता है, ऊंचाई तक जाता है, तो उस डेल्टाज के अंदर से वहाँ से उसको एरोजन करने लग जाता है। ठीक है, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ इसमें। नेक्स्ट है, मार्सेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ टाइडल वाटर। और टाइडल वाटर होता है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वहाँ पर मार्सेज बन जाता है, मतलब कि ऐसी दलदली क्षेत्र बन जाता है कि वहाँ पर उसमें एंट्री करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उसके आसपास के कोस्टल एरियाज़ में। टाइड्स ऑल्सो हिंडर फिशिंग। ठीक है, और ये टाइड्स होते हैं ये इनको हिंडर फिशिंग के रूप में भी माना जाता है। कहने का मतलब फिशेज़ को बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान में पहुँचाते हैं ये, क्योंकि कोस्टल एरिया पर बहुत सी फिशेज़ वहाँ रह जाती हैं और फिशिंग के लिए काफ़ी जो लोग होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये ख़तरे से खाली नहीं होती है। फिशरिंग करने वाले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी वो जो उनकी जो लाइफ होती है उसके लिए उसको डैमेज कर देते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन था यहाँ पर। अब हम चलते हैं, एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जिसमें डिफ्रेंटिएट बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब हम ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग को हम कह सकते हैं हाई टाइड्स और नीप टाइड को क्या कहेंगे, लो टाइड्स। अब ये हाई और लो टाइड्स कौन से होते हैं, कब आते हैं, किस तरह होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। यस, कम ऑन, यस। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना समझना। दस हाइट यानी कि हाईएस्ट हाई टाइड्स आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई से ऊंचाई, जो सबसे ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे यानी कि जो टाइड्स आते हैं उनको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपने देखा हो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये मेन सिटीज़ जो हैं कोस्टल एरिया के, ठीक है, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हाई टाइड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल भी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट साइड में पढ़ते हैं नीप टाइड्स को। द लोवेस्ट हाई टाइड्स आर, हाई टाइड तो होते हैं, टाइड्स होते हैं, हाई होते हैं, बट लोवेस्ट जिसको हम लो टाइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे डाउन से डाउन हाइट वाला जो टाइड होता है उसको नीप टाइड कहा जाता है। क्लियर, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स का डिफरेंस सुन लिया आपने, हाईएस्ट और लोवेस्ट। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइड्स में दिस अक्योर्स एट न्यू मून एंड फुल मून। ये क्लियर बात है, तब कब होता है ये, किस समय होता है ये, जब या तो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो। मतलब न्यू मून मीन्स न्यू मून मतलब कि अमावस्या। ठीक है, और फुल मून मीन्स पूर्णिमा, या तो अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन ऐसा हाईएस्ट हाई टाइड्स होते हैं, वो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। इसमें क्या है, दिस अक्योर्स एट द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर। ठीक है, अब कहने का मतलब आपको पता है कि मून की भी अपनी अपनी अलग अलग जो स्टेजेस हैं, जो कि हम जिसको अपने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने समझा होगा, देखा होगा, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश तक होता है, उसके बाद या तो पूर्णिमा है या अमावस्या है, इस तरह से। तो ये थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून होता है। ठीक है, उस समय ये ऑटोमेटिक अपियर होता है, फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर जो पार्ट होता है मून का, तब उस समय ये होता है। ठीक है, क्या होता है, जो लोवेस्ट टाइड जिसको नीप टाइड कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइड्स का थर्ड पॉइंट, ऑन दीज डेज, यानी कि जब हाई टाइड्स आते हैं और जो मून होता है न्यू और फुल मून, ऑन दीज डेज, ऑन विच डेज, फुल मून और न्यू मून, द सन द मून आर ऑलमोस्ट इन ए लाइन विद द अर्थ। ठीक है, यानी कि तीनों एक सिद्ध में होते हैं, उस समय ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट में होता है, हाई टाइड बनता है। सन, मून, अर्थ तीनों का एक सिद्ध में होना। ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह से। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। ड्यू टू देयर द कंबाइंड पुल वेरी हाई टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये तीनों मिलकर के एक साथ जब इनकी ग्रेविटेशन फोर्स पावर में बन जाती है, तो इनके तीनों के हाइट में होने पर सन, मून और अर्थ के ऊपर डायरेक्ट सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स जाता है, तो इनके एक सिद्ध में होने की वजह से, कंबाइंड होने की वजह से सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स बनते हैं। ये भी बनते हैं फुल मून और न्यू मून को, उसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, जब ये कम्प्लीटली वन लाइन में होते हैं। नेक्स्ट, ये कब होते हैं नीप टाइड्स, ऑन दीज डेज, ऑन विच डेज, थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून हुआ था उस दिन। ऑन दीज डेज द सन एंड द मून मेक ए राइट एंगल एट द अर्थ सेंटर। ठीक है, राइट एंगल आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल ही अर्थ के साइड में मून हो और अर्थ के फ्रंट में यहाँ पर सन हो, तो राइट एंगल, दोनों के दोनों राइट एंगल बनाते हो अगर वहाँ से देखा जाए, तो उस टाइम में जो षष्ठी और सप्तमी का टाइम होता है, षष्ठी और सप्तमी का मतलब होता है नियर अबाउट 6th और 7th, जो इसकी जो फॉर्मेशन होती है मून की, उस समय की बातें हैं, जिसको षष्ठी और सप्तमी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ऑन दीज डेज द सन एंड द मून मेक द राइट, सन एंड द मून। ठीक है, किस पर बनाएंगे, राइट एंगल, अर्थ पर, अर्थ के सेंटर से। द पुल्स ऑफ द मून एंड द सन कैंसिल ईच अदर आउट, दोनों आपस में उसको खींचना कम कर देते हैं, उनकी पावर अलग अलग बढ़ जाती है। विद द रिजल्ट लो टाइड्स आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से लो टाइड्स होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही सिद्ध में होंगे तो हाई हो गया, जिसको स्प्रिंग टाइड कहेंगे, और अगर वो राइट एंगल पर चले जाते हैं तो उसकी वजह से क्या कहेंगे, इसको नीप टाइड्स कहेंगे। नेक्स्ट है
स्प्रिंग टाइड्स इज़ द सम टोटल ऑफ सोलर एंड लूनर टाइड। ठीक है, अभी स्प्रिंग टाइड है ये सम ऑफ द टोटल सोलर एंड द लूनर टाइड। सोलर और लूनर टाइड जो टाइड होता है, ठीक है, उनके यानी कि दोनों का सम्स के रूप में उसको काउंट में लिया जाता है। ठीक है, नीप टाइड्स है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द सोलर एंड द लूनर टाइड। ये उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसके रूप में ये नीप टाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंग टाइड इज़ 20% हाइयर देन ऑर्डिनरी टाइड्स। यस, आमतौर पर जितने भी टाइड्स आते हैं उनसे ज़्यादा 20% हायर होते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्डिनरी टाइड्स जो होते हैं वो नीप टाइड्स भी आते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या है, वही सेम परसेंट है। नीप टाइड्स इज़ द 20% लोअर देन दैट द ऑर्डिनरी टाइड्स। ठीक है, ये लोअर 20%, ये हाइयर 20%। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन दीज डेज हाई टाइड्स इज़ हाइयर एंड द लो टाइड्स इज़ लोअर देन द यूजुअल। ठीक है, जब ये न्यू मून फुल मून होता है, जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो उस समय जो हाई टाइड्स होते हैं वो हायर ही बनते हैं, लो टाइड्स होते हैं वो लोअर ही बनते हैं। ठीक है, ऑन दिस डेज द हाई टाइड्स इज़ लेस हायर एंड द लो टाइड्स आर द लेस लोअर देन यूजुअल। ठीक है, ये तो कम से कम डाउन से डाउन इस तरह की बात सामने आई हुई है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, क्लियर, आपने इस तरह की बातें समझी हैं। अब ये यहाँ पर डायग्राम शो कर रखा है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स किस तरह से बने हुए हैं, बीच में सन है। ठीक है, सन के चारों तरफ आपको पता है कि ये जो अर्थ है ये रोटेशन करती है। ठीक है, रोटेशन तो क्या रिवोल्यूशन करती है सन के चारों तरफ। ठीक है, मून यहाँ पर उसके होता है, मून होता है वो अर्थ के राउंड लगाता है। ठीक है, यस, आप समझ पा रहे हैं, यस यस। यहाँ इस तरह से है तो इसी तरह से यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ हुआ। ठीक है, इसका भी राउंड यहाँ पर है। तो ये फुल मून स्प्रिंग टाइड होता है, न्यू मून स्प्रिंग टाइड होता है, फुल मून होता है और न्यू मून होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चलते हुए यानी कि जैसे अब यहाँ से ये न्यू मून है, अमावस्या हो गई, यहाँ से चलते चलते ये क्वार्टर वाला पार्ट आ गया जिसको हम सप्तमी अष्टमी कह सकते हैं, क्वार्टर है। ठीक है, न ही बड़ा हुआ है न, यानी कि आधा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, मून हाफ सिस्टम वाला। जब यहाँ पर मून हाफ होता है, आप समझिए बात को, अर्थ के राउंड लगाने वाले मून की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू मून होता है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ अमावस्या होती है उस समय। अमावस्या से फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के आसपास जाते हैं तो ये फर्स्ट क्वार्टर नीप टाइड बनने लग गया है। फिर वो आगे बढ़ता हुआ जाता है तो फुल मून हो जाता है, इसके राउंड लगाता हुआ ये मून है, फुल मून हो जाता है। फुल मून हो गया तो स्प्रिंग टाइड हो गए। स्प्रिंग टाइड कब हुए, न्यू मून फुल मून। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर नीप टाइड हुआ तो उसमें नीप टाइड्स बन गए। ठीक है, इस तरह से आपको पता अच्छी तरह से इस तरह से बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये BC को ही हम कह सकते हैं, जब फुल मून के जस्ट बाद में जो न्यू मून का टाइम आता है तब उस समय ये फर्स्ट क्वार्टर नीप टाइड बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, यस, ओके, बाय बाय।